दूसरी तरफ लंच टाइम में कंपनी से बाहर आई सिमरन लंच के लिए नजदीक के किसी रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोच रही थी। जैसे ही वो मेन डोर से बाहर निकली, थोड़ी दूर से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। दीदी पलटकर देखने पर उसे सामने प्रियंका दिखाई दी, जो एक पेपर बॉक्स थामे हुए उसकी तरफ आ रही थी। इससे पहले आखिरी बार जब दोनों में बहस हुई थी, तब से लेकर अब तक इनके बीच दोबारा कोई बात नहीं हुई थी। प्रियंका की वजह से सिमरन को 2 वार्निंग लेटर्स मिल चुके थे और इस वजह से सिमरन के पेरेंट्स ने प्रियंका के घर जाकर उसे खूब डांट लगाई थी। लेकिन अब जब उसे कंपनी से बाहर निकाला जा चुका था, तो वो उससे और नाराज कैसे रह सकती थी। इसके अलावा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के हर कलीग ने उससे किनारा कर लिया था, जिस वजह से किसी से बात ना कर पाने के कारण वो काफी कोर फील करती थी। इन दिनों वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे सक्सेस पाने की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सबसे टॉप पर पहुंचने के बाद किसी ने लात मारकर उसे वापस से पहली सीढ़ी से नीचे ला पटका था। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। सिमरन उसका एक हाथ थामकर उसे नजदीक के एक रेस्टोरेंट में ले गई। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद प्रियंका को अंदर आने से हेजिटेट करते हुए देख सिमरन ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ कंपनी का कोई वर्कर नहीं आता है। उसके ऐसा कहने के बाद ही वो रेस्टोरेंट के अंदर आई। सेफ्टी के ख्याल से दोनों सबसे अंदर जाकर अंधेरे कोने में सेट किए गए टेबल के पास बैठी, ताकि अगर कंपनी का कोई वर्कर वहां आ भी जाए तो वो उन्हें एक साथ ना देख पाए। अब तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो? सिमरन ने सवाल किया। जल्दी से कोई न्यू जॉब ढूंढने के अलावा और मैं सोच भी क्या सकती हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि अब मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी भी या नहीं। ये कहते हुए प्रियंका की आंखें गुस्से से फैलने लगी। ये सब उस कृतिका के कारण हुआ है। क्या जरूरत थी उसे मेरे साथ ऐसा करने की? वो बहुत बुरी लड़की है। तुम ना सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है उस लड़की को कंपनी में इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलती है? सिमरन ने अपना सिर अजीब तरह से हिलाते हुए कहा। आज जब मैं ऑफिस से बाहर आ रही थी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कृतिका अनुपम को एक स्पेशल लंच बॉक्स दे रही थी। कितनी बदचलन है वो! कैसे वो हर किसी को सेड्यूस करने में लगी हुई है। अनुपम तो बस एक असिस्टेंट है, उसे इतनी भी समझ नहीं कि किसे सेड्यूस किया जाए और किसे नहीं। प्रियंका ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा, तुम्हें अनुपम को कोई ऐरा गैरा नहीं समझना चाहिए। वो सीईओ सर के खास है। यहाँ तक कि कंपनी के जनरल मैनेजर भी उससे काफी पोलाइटली बात करते हैं। वो हर वक्त हर जगह सीईओ के साथ रहते हैं। छोटी से छोटी बात के लिए भी सीईओ सर उन पर डिपेंडेंट है। एक गिलास पानी की भी उन्हें जरूरत होती है ना, तो वो अनुपम को ही कहते हैं। तो अब बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया कि कंपनी में कृतिका के लिए कुछ भी करना इतना आसान क्यों है? इतना कहने के बाद सिमरन ने मेन्यू उठाया और दोनों के लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर दिया। खैर, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी से कुछ भी कहो, वो सब बेकार ही जाने वाला है। इसलिए जो मैंने तुम्हें बताया है वो किसी और को मत बताना। एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिलने के बाद तुम्हें समझ जाना चाहिए कि किन बातों की गॉसिप करनी चाहिए और किन बातों की नहीं। सीईओ सर के साथ रहने के कारण अनुपम की भी इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान बन चुकी है। इसलिए अगर तुमने कृतिका को लेकर आगे कुछ भी किया, तो गुस्से में अनुपम कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसके बाद पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री में कहीं भी तुम्हारा सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? सिमरन ने प्रियंका को वार्न किया। वो प्रियंका से काफी तेज और समझदार थी। 2 वार्निंग लेटर मिलने के बाद उसने कृतिका के खिलाफ किसी भी तरह की कोई चाल ना चलने की कसम खाई और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गई। हालांकि एक बार मधुलिका के साथ मिलकर उसने उसे हर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो प्रियंका जितनी बेवकूफ नहीं थी कि खुद को फ्रंट में रखकर उसके अगेंस्ट कोई चाल चले। वैसे भी बेवकूफ लोग डिसमिस किया जाना डिजर्व करते हैं। प्रियंका को पहले ही एक बड़ी सजा मिल चुकी थी। बावजूद इसकी कैसे वो किसी के खिलाफ कोई साजिश करने के बारे में सोच सकती थी? प्रियंका के मन में क्या चल रहा था, इसकी भनक लगते ही सिमरन ने उसे समझाने की कोशिश की। प्रियंका उसकी बातों को सुन किसी बर्फ की तरह चप गई। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी दी, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ। आप खुद देखिए मेरी हालत कितनी बुरी हो चुकी है और वो कृतिका कितने मजे से जी रही है। ऐसे में
मैं भला कैसे सब कुछ भूल कर आगे बढ़ सकती हूँ? तुम और कर भी क्या सकती हो? सिमरन ने बेचैनी में कहा। बताओ मुझे, तुम क्या कर सकती हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए उटपटांग ख्याल मन में लाने से अच्छा है कि तुम अपना ध्यान कहीं और जॉब ढूंढने में लगाओ। ओबरॉय कॉर्पोरेशन से बाहर निकाले जाने के बाद किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलने के तुम्हारे चांसेस बहुत कम है। फिर भी तुम्हें हार नहीं माननी है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करो कि किसी अच्छी कंपनी में फिर से तुम्हें जॉब मिल सके। वैसे किसी छोटी कंपनी में अपने एक्सपीरियंस के कारण उसे आसानी से जॉब मिल सकती थी, लेकिन वहां न उसे नाम मिलता और न ज्यादा पैसा। सिमरन ने एक लंबी सांस ली। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है और मेरी भी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें पेशेंस के साथ इंतजार करना होगा। चिंता मत करो, कृतिका ने मुझे भी हर्ट किया है। जिसकी कंपनी में मेरी इमेज बर्बाद हो गई है, इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है मैं कंपनी में उसे और आगे सक्सेस करते हुए देखना चाहती हूँ? मैं पेशेंस के साथ मौके का इंतजार कर रही हूँ। किसी न किसी दिन मुझे एक मौका तो जरूर मिलेगा और तब मैं उससे अपना बदला लूंगी, एक भयानक बदला। उसकी बातें सुनकर प्रियंका समझ गई कि सिमरन उससे कहीं ज्यादा समझदार थी। एटलीस्ट सिमरन अभी भी ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में थी, जबकि प्रियंका को वहां से बाहर निकाल दिया गया था। दीदी, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ और जब भी इस मैटर में आपको मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े, प्लीज बस आप मुझे एक बार कहिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए दौड़ी चली आऊंगी। उस वक्त प्रियंका और सिमरन दोनों के एक ही दुश्मन थे। इस वजह से सिमरन इस वक्त उसे अपनी सबसे बड़ी हमदर्द दिख रही थी। बड़ी दी, इससे पहले जो कुछ हमारे बीच हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी। प्लीज आप उसके लिए मुझसे और गुस्सा मत होइएगा। उस दिन के लिए आई एम सॉरी दी। कोई बात नहीं, चलो जल्दी से पहले कुछ खा लेते हैं, सिमरन ने कहा। लंच ब्रेक के खत्म होने के बाद कृतिका वापस अपने डिपार्टमेंट में आ गई, लेकिन उसका मन अभी भी गोल्ड फिंगर बेस्ट न्यू कमर अवार्ड के बारे में सोच रहा था। दरअसल उसे पता नहीं था कि इस अवार्ड को जीतने के उसके चांसेस क्या है, लेकिन फिर भी वो इसे हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रेजेंट में सूरज आहूजा की पब्लिसिटी बिल्कुल उसी ट्रैक पर चल रही थी जैसा उसने सोचा था। धीरे धीरे वो फिर से पॉपुलर होने लगा था। सोशल मीडिया और ऑनलाइन साइट्स पर सूरज से जुड़े पॉजिटिव कमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। साथ ही उससे जुड़ी खबरें फिर से पॉजिटिव वे में हर दूसरे दिन टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज में जगह बना रही थी। जैसा कृतिका ने कहा था, ठीक वैसे ही ट्विटर पर सूरज ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई उसकी इंसल्ट करना चाहता है तो उसे टैग करने के बाद वो जी भर के उसकी इंसल्ट ट्विटर पर करे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो खुद अपनी इंसल्ट हैशटैग सिर्फ इंसल्ट के साथ ट्वीट करेगा। तभी उसे अनामिका की आवाज सुनाई थी। अरे बाबा रे, बाहर तो बारिश हो रही है। खिड़की की तरफ पलटकर देखने के बाद कृतिका ने देखा कि बाहर सच में बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके झोंके तेजी से खिड़की से टकरा रहे थे। उसके दिमाग में तुरंत उस तेज बारिश के कारण हैशटैग सेल्फ इंसल्टिंग पोस्ट को लेकर एक आइडिया आया, जिस पर तुरंत एक छोटा सा पोस्ट लिखकर कृतिका ने उसे सूरज को सेंड कर दिया। रिप्लाई में पोस्ट को पढ़ने के बाद सूरज ने ढेर सारे ठहाके लगाकर इमोटिकॉन्स कृतिका को सेंड किए। भाभी, आप कमाल हो। रुकिए, मैं तुरंत इसे ट्विटर पर पोस्ट करता हूँ। कुछ देर बाद ही कृतिका को ट्विटर पर सूरज की न्यू पोस्ट दिखाई दी। एक एड की शूटिंग के लिए मुझे स्टूडियो जाना था। घर से निकलते वक्त मेरी बीवी ने मुझे एक बैग दिया। बीच रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो गई। जब मैं स्टूडियो के पास पहुंचा तो अंदर जाते वक्त खुद को भीगने से बचाने के लिए मैंने उस बैग को अपने सिर के ऊपर ले लिया। इसके बावजूद भी मैं भीगने से बच नहीं पाया। एड शूट हो जाने के बाद लंच करने के लिए जब मैंने अपना बैग ओपन किया ताकि उसमें से अपनी बीवी के हाथ का तैयार किया हुआ लंच बॉक्स निकाल सकूं, तब मैंने देखा बैग में लंच बॉक्स के साथ एक अम्ब्रेला भी रखा हुआ था। उस पोस्ट में सूरज ने एक फोटो भी ऐड की थी जिसमें स्टूडियो के अंदर बारिश से बचने की एक्टिंग करते हुए उसने उस अम्ब्रेला को बाएं हाथ से थाम रखा था और दाएं हाथ से वो अपने लंच को खाने में बिजी था। उसके खुद के घर में एक छोटी सी स्टूडियो थी जिसके बारे में गिने चुने लोग ही जानते थे, इसलिए ऐसा करना उस पोस्ट को रियल दिखाने में कारगर था। उस पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी।
हर कोई उसकी बुरी किस्मत पे हंस रहा था और कमेंट कर रहा था। उसके फैंस और उससे नफरत करने वाले इस बात को समझ नहीं पाए थे, लेकिन कई पीआर टीम्स ने अपने मेथड्स को यूज करके ये पता लगा लिया कि ये एक फॉल्स पोस्ट है जिसे सूरज के लिए उसकी पीआर कृतिका ने तैयार किया था। दूसरी तरफ कुछ अलग अलग जगहों पर किसी पब्लिक रिलेशन टीम का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी पीआर टीम से बात कर रहा था। हम भी पब्लिक रिलेशन फील्ड में काफी वक्त से काम कर रहे हैं, लेकिन कृतिका को देखो, वो एक न्यू कमर है, फिर भी रोज नए नए आइडियाज के साथ अपने असाइन सेलिब्रिटी को कितना फायदा पहुंचा रही है। तुम सबको भी उसी की तरह हार्डवर्क करना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम सब भुला दिए जाओगे। किसी पब्लिक रिलेशन कंपनी का लीडर अपनी पीआर टीम को डांटते हुए। कुछ वक्त पहले जतिन आहूजा सूरज के केस को लेकर हमारी कंपनी में भी आए थे, लेकिन तुम सब लोगों को यही लगा था कि उसका केस कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है और उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत तुम में से किसी ने नहीं की। लेकिन अब तुम लोग क्या कहोगे? कृतिका नाम की एक न्यू कमर ने अपनी कोशिशों से सूरज को फिर से पॉपुलर बना दिया है। तुम लोगों को पब्लिक रिलेशन की एबीसी समझने के लिए फिर से कॉलेज जाना चाहिए। जो लड़की अभी अभी इंडस्ट्री में आई है और जिसने पब्लिक रिलेशन को कभी स्टडी तक नहीं किया, वो भी तुम लोगों से बेहतर काम कर रही है। ऐसे में क्या हमारी कंपनी को तुम जैसे बेवकूफों को अपने यहाँ पर काम पर रखना चाहिए, या तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए? नेशनल मीडिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर स्लाइड शो के थ्रू पब्लिक रिलेशन पर लेक्चर देते हुए आज हम लोग सूरज आहूजा के केस को स्टडी करेंगे। इसे ध्यान से स्टडी करना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। फ्यूचर में इस केस की जानकारी आप सभी को इस फील्ड में काफी हेल्प करने वाली है। इस पूरे वक्त कृतिका इस बात से अनजान थी कि सूरज के कमबैक के लिए डिजाइन किए गए उसके प्लान ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। पूरी इंडस्ट्री में कृतिका के काम के कारण हलचल मची हुई थी। ठीक उसी समय राघव अपने केबिन से बाहर आकर ऑफिस के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने 2 बार जोर से ताली बजाई ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ आ जाए। सभी वर्कर्स थोड़ी देर के लिए अपना काम बंद कर दें, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। सभी अपने अपने काम को रोककर राघव की बात को सुनने रहे। हर कोई ये जानता है कि गोल्ड फिंगर अवार्ड दिए जाने का समय नजदीक आ गया है। हमारी कंपनी हर बार अपनी तरफ से इस अवार्ड के लिए 2 एम्प्लॉय को नॉमिनेट करती है, एक तो गोल्ड फिंगर अवार्ड के लिए और दूसरा बेस्ट न्यू कमर अवार्ड के लिए। वैसे तो हर कोई राघव के अनाउंसमेंट को सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गोल्ड फिंगर अवार्ड की बात की, जो उसकी बात सुनने का बस दिखावा कर रहे थे, वो भी ध्यान से सुनने लगे उसकी बात। वो इस उम्मीद से राघव को देखने लगे कि शायद इस बार उनमें से किसी को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए। पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री से बाहर के लोगों के लिए गोल्ड फिंगर अवार्ड कोई मायने नहीं रखती थी। शायद उन्होंने इस अवार्ड के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन जो पीआर इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे, उन्हें इस अवार्ड की इम्पोर्टेंस अच्छे से पता थी। ये अवार्ड उनके लिए किसी ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं था। इस साल गोल्ड फिंगर अवार्ड के लिए कंपनी ने सागर को नॉमिनेट किया है। राघव ने अनाउंस किया। सागर अपना नाम सुनते ही सरप्राइज होकर एक्साइटमेंट में उठकर खड़ा हो गया। क्या सच में? हाँ, अजय और अनामिका को पिछले साल नॉमिनेट किया जा चुका है, तो अगले 2 सालों तक उन्हें तो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा तुम बाकी सभी कलीग से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड भी हो, इसलिए इस साल इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना तुम डिजर्व करते हो। कंग्रेचुलेशन सागर, अजय ने उसकी पीठ पर थपकी देते हुए कहा। आई विश यू गुड लक। कंग्रेचुलेशन सागर, इस बार जी जान लगा के काम करना। अनामिका ने भी सागर को कंग्रेचुलेट किया। आप दोनों को बहुत थैंक्स। खुशी से सागर के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आई हुई थी कि उसके होठों के दोनों किनारे उठकर उसके कानों तक जा रहे थे। मैं तो अवार्ड सेरेमनी में जाने की अपॉर्चुनिटी को लेकर ही एक्साइटेड हो गया हूँ। इस फील्ड में मुझसे बेहतर कई लोग हैं, इसलिए अवार्ड मिलने को लेकर मैं ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। चाहे उसे अवार्ड मिले या ना मिले, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इस तरह की बातें मत कहो सागर, तुम हमारी पीआर डिपार्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय बाहर के किसी भी पीआर से लाख गुना बेहतर है। यहाँ हमारे बीच भले ही कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन यहाँ से बाहर के लोगों के लिए तुम एक केपेबल पीआर हो, जिसकी बराबरी करने में
उन्हें कई साल लग जाएंगे। राघव ने मुस्कुराकर सागर को एनकरेज किया। आपने न्यूकमर अवार्ड के बारे में तो बताया ही नहीं। रुखसार ने तुरंत राघव के नजदीक आकर सवाल किया। ये पूछने के साथ ही उसने कृतिका को नफरत भरी नजरों से घूर कर देखा। इस बार तो ये अवार्ड कृतिका को नहीं दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे सीईओ से खुद इस बारे में सवाल करना होगा। भले ही राघव कृतिका को पसंद करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज में उसे ब्लाइंड फेवर करे। अगर इस ईयर रुखसार को न्यूकमर अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, तो अगले साल से वो बस गोल्ड फिंगर अवार्ड के लिए नॉमिनेट की जा सकती थी, न्यूकमर अवार्ड के लिए नहीं। लेकिन इस अवार्ड सेरेमनी का मेन अट्रैक्शन तो बस गोल्ड फिंगर अवार्ड ही था, और इसके लिए हर कॉम्पिटिटर के बीच कंपटीशन बहुत टफ होती थी। इसलिए रुखसार न्यूकमर अवार्ड मिलने को लेकर ज्यादा होपफुल थी। जब राघव ने कृतिका की तरफ एक नजर देखा, तो एक पल के लिए रुखसार के दिल की धड़कन रुक गई। इस साल के बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए कंपनी की तरफ से रुखसार को नॉमिनेट किया जाता है। राघव ने सेकंड अनाउंसमेंट किया। इस वक्त तो वो इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि प्रियंका को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। नहीं तो बेस्ट न्यूकमर अवार्ड की नॉमिनेशन के लिए उसकी और प्रियंका के बीच फाइट जरूर होती। प्रियंका के होने पर अंत में डिसाइड करना मुश्किल हो जाता कि उन दोनों में से किसे न्यूकमर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए। तुम लोगों को अवार्ड मिलेगा या नहीं, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम दोनों रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ नॉर्मल बिहेवियर को मेंटेन करो। इस फ्राइडे नाइट अवार्ड सेरेमनी में जाओ और जमकर इस पल को एंजॉय करो। अपनी बात पूरी करने के बाद राघव वापस से अपने ऑफिस में चला गया। सागर का एटीट्यूड तो काफी अच्छा था। वो नॉमिनेट होने भर से ही काफी सेटिस्फाइड था। इसलिए जैसे ही उसकी एक्साइटमेंट खत्म हुई, वो वापस अपने काम में बिजी हो गया। दूसरी तरफ घमंड में रुखसार ने कृतिका की तरफ नजर दौड़ाई। कुछ लोगों को कंपनी ज्वाइन करने के पहले दिन से ही स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाने लगती है, लेकिन इस सब का क्या फायदा। इस तरह की सीरियस मोमेंट पर किसी के साथ रिलेशन बनाने भर से किसी को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कंपनी अभी भी अपने एम्प्लॉय के टैलेंट पर भरोसा करती है। शायद हायर अथॉरिटीज अभी भी हर एम्प्लॉय के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को नोटिस करती है। रुखसार के बोलने का टोन और एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे किसी छोटी सोच के इंसान को बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई हो, जो कि अब अनामिका के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो कृतिका के पास जाकर उसे सांत्वना देते हुए बोली, कृतिका, इस बारे में कुछ ज्यादा मत सोचो। हम सब जानते हैं कि तुमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और तुम कितनी टैलेंटेड हो। शायद कंपनी इस बात को लेकर फिक्रमंद होगी कि बेस्ट न्यूकमर अवार्ड को हासिल कर पाने का रुखसार के पास ये आखिरी मौका है, इसलिए उन्होंने रुखसार को नॉमिनेट किया होगा। नहीं तो चाहे बात एबिलिटी की हो या किसी केस पर काम करने के एक्सपीरियंस की, कोई भी दोनों में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अगले साल फिर से ये मौका आएगा। आप सही कह रही है अनामिका। कृतिका इस बात को लेकर हेजिटेट कर रही थी कि वो अनामिका को अपने नॉमिनेशन की बात बताए या नहीं, लेकिन वो उसे कहती भी क्या। सीईओ ने खुद उसे नॉमिनेट किया है। किसी को भी ये बताना कितना ऑकवर्ड था। जितनी देर कृतिका ये कहने में हेजिटेट करती रही, उतनी देर में अनामिका वापस अपने डेस्क पर जा चुकी थी। इसलिए उसे मौका ही नहीं मिला कि वो उसे कुछ बता सके। उस पल जब रुखसार ने अनामिका को वो सब कहते सुना, तो अपने घमंड के कारण उसे उनकी बात अपने लिए इंसल्टिंग लगी। अनामिका, अगर आपको लगता है कि कृतिका अपने काम में बहुत अच्छी है, तो ये बस आपकी अपनी सोच है। लेकिन चूंकि कंपनी ने मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, तो वो जानते ही होंगे कि मैं केपेबल हूँ और कृतिका से ज्यादा बेहतर भी। क्या आपको लगता है कि मुझे नॉमिनेट कर कंपनी ने एक गलत डिसीजन लिया है? आप उसे सांत्वना दे सकती हैं, लेकिन मेरी इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं। घमंड से भरे रुखसार के चेहरे को देख गुस्से और नाराजगी में अनामिका ने जोर से अपना मुंह ऐंठ लिया। कृतिका, लेकिन अनामिका ने एक बात एकदम सही कही। अगले साल तुम्हें ये मौका जरूर मिलेगा। रुखसार गर्व से मुस्कुराई। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो। कंपनी ने कृतिका को नॉमिनेट नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हायर अथॉरिटीज की नजरों में सूरज आहूजा के लिए तैयार किया गया कृतिका का प्रपोजल उतना भी खास या इम्पोर्टेंट नहीं। कृतिका समझ नहीं पाई कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे यही लग रहा था
कि निखिल ने ये सब जानबूझकर किया है। वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर कंपनी की तरफ से रुखसार को नॉमिनेट करवाया। कितना बदमाश है ये इंसान। ये जरूर रुखसार के चेहरे पर आने वाले उस एक्सप्रेशन को देखने का मजा लेना चाह रहा होगा जब रुखसार को पता चलेगा कि कृतिका भी न्यूकमर अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई है। लेकिन कृतिका को रुखसार के डींग मारने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसकी बातों को नजरअंदाज कर वो चुपचाप अपने काम पर ध्यान देने लगी। अंत में कुछ दिनों तक लगातार रुखसार किसी बेवकूफ घमंडी लड़की की तरह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर हर किसी के सामने खुद की तारीफ करती रही। वो ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी जहां वो कृतिका के सामने अपने नॉमिनेशन का बखान कर उसके सामने डींग मार सके। लेकिन कृतिका के लिए तो ये सब किसी कॉमेडी शो को देखने की तरह था। रुखसार का यूं डींग मारना बैठे बिठाए उसे एंटरटेन कर रहा था। दूसरी तरफ अनामिका कृतिका के इस बिहेवियर के कारण उसे और भी एडमायर करने लगी थी। उस लड़की ने रुखसार की एक भी बात को दिल पे ना लेकर खुद को नॉर्मल बनाए रखा था। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था, इसलिए रुखसार का वो सब कुछ कहना किसी एक्टर की सोलो परफॉर्मेंस की तरह था जहां वो एकदम से बेवकूफ लग रही थी। फाइनली फ्राइडे का वो दिन आ गया जब रुखसार और सागर दोनों साथ में नाइट में होने वाले अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जाने वाले थे। अवार्ड सेरेमनी के लिए रुखसार ने अपने दिल पर पत्थर रखकर 30,000 की एक महंगी ड्रेस खरीदी। दूसरी तरफ खुद के लिए कोई नई ड्रेस खरीदने की जगह कृतिका ने एक सिंपल सा फॉर्मल सूट पहना जो उसके लुक को एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल पीआर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा था। उसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि निखिल पहले ही समझ चुका था कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम्हारी ड्रेस एकदम परफेक्ट है। चूंकि ये अवार्ड सेरेमनी सिर्फ इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के लिए है, ना कि किसी एक्टर के लिए, तो यहाँ मीडिया का कोई तामझाम नहीं रहेगा। ऐसे में कोई भड़कीली ड्रेस पहनने की जगह सिंपल ड्रेस पहनना तुम्हारे प्रोफेशन को मैच करता है। इस तरह से तुम्हारी इमेज अपने काम को लेकर एक सीरियस पर्सन की बनेगी जिससे सभी तुमसे इम्प्रेस होंगे। कृतिका की आउटफिट उस एटमॉस्फेयर को सूट करने वाली थी। ये कोई फिल्म या टीवी के लिए ऑर्गेनाइज की जाने वाली अवार्ड सेरेमनी नहीं थी जहां हर किसी को अपनी ड्रेसिंग सेंस से मीडिया को इम्प्रेस करना होता था। ये अवार्ड सेरेमनी पर्दे के पीछे काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए थी जिसमें compete करना काफी टफ था। इस तरह के ओकेजन के लिए कोई गाउन या भड़कीली ड्रेस लड़कियों के लिए जरा भी सही नहीं थी। निखिल ने महसूस किया कि कृतिका ने इन सभी पहलुओं के बारे में अच्छे से सोचा होगा। चूंकि उसने फैशन डिजाइनिंग को थोड़ा बहुत स्टडी किया था, इसलिए वो इस तरह के ओकेजन के ड्रेस सेंस को अच्छे से समझती थी। वर्किंग आवर की खत्म होने में जब 10 मिनट बाकी थे, तब राघव रुखसार और सागर से बात करने के लिए उनके पास आया। वैसे तो सागर का एटीट्यूड काफी अच्छा था, लेकिन इस वक्त तेजी से अपने काम को पूरा करने के दौरान वो अपनी एक्साइटमेंट पर काबू नहीं रख पा रहा था। रुखसार भी अपने डेली वर्क को पूरा करने में लगी हुई थी, इसलिए राघव ने दोनों को अपने काम को बंद कर सेरेमनी में जाने के लिए रेडी होने का ऑर्डर दिया। तुम दोनों को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, राघव ने कहा। सागर, तुम्हारा एटीट्यूड काफी अच्छा है, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई सलाह देने की जरूरत है। फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अगर ये तुम्हें मिलता है तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन अगर तुम्हें ये अवार्ड नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें अपने आप को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ऐसे में तुम्हें पहले से और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और रुखसार, तुम्हें अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि न्यूकमर अवार्ड को पाने का तुम्हारा ये आखिरी मौका है, लेकिन इसमें भी कंपटीशन काफी टफ होता है। इसके लिए नॉमिनेटेड हर शख्स तुम्हारी बराबरी का होगा, इसलिए अपने आखिरी मौके को एंजॉय करो। ध्यान रखो कि जीत या हार से तुम्हें फर्क ना पड़े। इन केस अगर तुम्हें अवार्ड नहीं मिलता है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि राघव ने वो सब कुछ रुखसार को रिलैक्स करने के लिए कहा था, लेकिन वो लड़की दोस्त की बात सुनकर नाराज ही हो गई और तुरंत उससे शिकायत करने लगी। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आपको यकीन है कि मैं ये अवार्ड जीतने ही नहीं वाली हूँ। मैं ये अवार्ड जरूर जीतूंगी और आपकी उस सोच को गलत साबित कर दूंगी कि मेरे टैलेंट में कोई कमी है।
रुखसार सोच रही थी कि अगर उसकी जगह कृतिका को नॉमिनेट किया गया होता तो क्या राघव उसे भी ये सब कुछ कहता? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि अगर उसकी जगह कृतिका को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता तो क्या वो भी इस तरह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर डींग मार रही होती। उसकी बातें सुन राघव को इतना जोर का गुस्सा आया कि बेचारा खुद पर ही हंस पड़ा। सच कहे तो पिछले कुछ दिनों से वो रुखसार को नोटिस कर रहा था। इस वजह से वो जानता था कि इन कुछ दिनों में उस लड़की के एटीट्यूड में घमंड कूट कूट कर भर गया है। इसलिए वो उसकी सोच को सही जगह पर लाने की कोशिश में था, ताकि अगर बाद में वो अवार्ड नहीं जीतती है तो ये बात उसे ज्यादा हर्ट ना करे। वैसे सच तो यही था। राघव को जरा भी विश्वास नहीं था कि रुखसार को कोई अवार्ड मिलने वाला है। वो कितनी टैलेंटेड है और काम करने का उसका लेवल क्या है, ये हर कोई जानता था। उसे नॉमिनेट करने के पीछे की असली वजह यही थी कि प्रियंका को अचानक से कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, वरना इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट उसे ही किया जाता, क्योंकि वो रुखसार से तो काफी ज्यादा टैलेंटेड थी। एक सच ये भी था कि राघव खुद इस अवार्ड के लिए कृतिका को नॉमिनेट करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से पहले से ही उसके डिपार्टमेंट में काम करने को लेकर बिगड़ा माहौल और भी बिगड़ सकता था। राघव जानता था कि कृतिका के पास अगले साल बेस्ट न्यूकमर अवार्ड को पाने का एक और मौका है, इसलिए कंपनी में कहीं उसका डिपार्टमेंट एक जोक बनकर न रह जाए। ये सोचकर उसने सीईओ के सामने रुखसार का नाम नॉमिनेट करने की बात रखी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि निखिल उसकी बात इतनी आसानी से मान जाएगा। राघव के नजरिए से अगर रुखसार को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता तो वो सेरेमनी में बस एक सीट को कैप्चर करने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अगर कृतिका को इसके लिए नॉमिनेट किया जाता तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा थे कि वो अवार्ड भी जीत कर अपने साथ ले आती। उसने सच्चे मन से कुछ एक बार उसकी हेल्प की थी, लेकिन कृतिका के ये कहने के बाद कि वो बार बार उसकी हेल्प ना करे, तब से उसने उसके साथ भी बाकी के एम्प्लॉयज की तरह इक्वल बिहेव करना शुरू कर दिया। राघव ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। समय हो गया है, चलो चलते हैं। गोल्ड फिंगर अवार्ड पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था, इसलिए भले ही हर किसी को इसमें नॉमिनेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन बावजूद इसके सभी एम्प्लॉय इसे अटेंड करते थे। जैसे ही सभी ने अपनी पैकिंग पूरी की और जाने के लिए रेडी हुए तो रुखसार ने कहा, थोड़ी देर रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। उसके तुरंत बाद उसने अपने डेस्क के ड्रॉर से एक पेपर बैग निकाला, जिसमें उसने सेरेमनी में जाने के लिए एक स्पेशल ड्रेस को रखा था। ड्रेस चेंज करने के लिए उसे वॉशरूम जाते देखकर अनामिका ने अपना मुंह ऐंठते हुए कहा, राघव सर, हम जानते हैं कि आप कुछ वक्त पहले जो कह रहे थे वो उसके भले के लिए ही कह रहे थे, लेकिन चूंकि वो आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रही तो प्लीज आप उसे इग्नोर कीजिए। मैं जानता हूँ, राघव ने रिप्लाई किया और फिर कृतिका को कुछ कहने लगा। कृतिका, सॉरी, मैं इस साल तुम्हें नॉमिनेट नहीं कर सका। मुझे लगा कि तुम्हारे पास अगले साल ये मौका एक बार फिर आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया। इसके अलावा इन कुछ दिनों में जो कुछ भी डिपार्टमेंट में हुआ है, उसके बाद भी अगर मैं तुम्हें नॉमिनेट करता तो रुखसार जरूर डिपार्टमेंट में हंगामा खड़ा कर देती। वैसे भी इस साल हमारा डिपार्टमेंट पूरी कंपनी के सामने लगातार एम्बैरस होता रहा है, इसलिए मुझे डर था कि अगर रुखसार ने कोई बखेड़ा खड़ा किया तो फिर से पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना पड़ेगा। राघव की बात से कृतिका को राघव और निखिल के बीच का डिफरेंस साफ नजर आने लगा। उसके प्यार को ठुकराने के कारण उसे उसके लिए एक बार थोड़ा बुरा जरूर लगा था, लेकिन अब उसकी बात सुनने के बाद वो समझ गई थी उसने उसके प्यार को ठुकराकर कुछ गलत नहीं किया था। राघव की असली प्रायोरिटी क्या है वो आज उसे पता चली थी। उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसके डिपार्टमेंट की और उसकी खुद की रेपुटेशन थी। अगर किसी वजह से पीआर डिपार्टमेंट की बदनामी होती है तो उसके साथ साथ राघव को भी शर्मिंदा होना पड़ता। ऐसा होने पर कंपनी को यही लगता कि राघव के पास मैनेजमेंट स्किल्स की कमी है, क्योंकि वो अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो उसके डिपार्टमेंट को बार बार दूसरों के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। यानी कि
उसकी रेपुटेशन और अच्छे फ्यूचर के सामने कृतिका का फ्यूचर और उसकी एबिलिटी उतनी मायने नहीं रखती थी। लेकिन अगर बात निखिल के बारे में की जाए तो उसके लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ कृतिका थी। कृतिका की जगह बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए रुखसार को नॉमिनेट करने की राघव के पास सिर्फ एक वजह थी। उसे इस बात का डर था कि अगर उसने कृतिका को नॉमिनेट किया तो रुखसार कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर डिपार्टमेंट का मजाक बनाकर रख देगी। हालांकि निखिल भी राघव के सजेशन से सिर्फ इसलिए सहमत हुआ था क्योंकि उसे भी इस बात का डर था कि रुखसार कहीं कोई तमाशा खड़ा ना कर दे। लेकिन उसकी चिंता का मेन कारण ये था कि कृतिका को नॉमिनेट करने से रुखसार जो ड्रामा क्रिएट करती उससे कृतिका के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाती। शायद उसके कलीग्स जो उसे अब सपोर्ट करने लगे थे वो भी उससे पहले की तरह ही नाराज रहने लगते। साथ ही उसे काम के प्रेशर को हैंडल करने के साथ साथ रुखसार से भी उलझने को तैयार रहना पड़ता, क्योंकि ऐसा होने के बाद वो उसे बार बार परेशान जरूर करती। फाइनल डिसीजन राघव की सलाह पर ही लिया गया, लेकिन निखिल का इसे मानने को लेकर रीजन बिल्कुल ही अलग था। राघव ने कृतिका से कहा कि उसके पास इस अवार्ड को जीतने का मौका अगली बार फिर से आएगा, जबकि निखिल का कहना था कि इस बार इस अवार्ड के जीतने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। जो अगली बार होंगे कि नहीं इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। उसे लगा कि चाहे जो भी हो बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए उसे कृतिका को नॉमिनेट करना ही होगा। राघव और निखिल के बीच का डिफरेंस यही था, एक जो कृतिका से पहले अपने बारे में सोच रहा था और दूसरा जो सिर्फ और सिर्फ कृतिका के बारे में सोच रहा था। यहाँ तक कि अजय और अनामिका को भी यही लग रहा था कि इस साल कृतिका की कॉन्टेस्ट को जीतने के चांसेस ज्यादा थे और इस साल उसे नॉमिनेट ना करके कंपनी उसके साथ गलत कर रही थी। उसकी जगह रुखसार को नॉमिनेट करना उनकी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन चूंकि राघव उनका सुपीरियर था इसलिए वो चाहकर भी उसके डिसीजन के अगेंस्ट जाकर कृतिका को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, सीईओ ने मुझे पहले ही नॉमिनेट कर दिया है, कृतिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। वो इसे बताने को लेकर शुरुआत से ही हेजिटेट कर रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं कोई उसके और निखिल के रिलेशन को लेकर बातें ना शुरू कर दे। लेकिन नॉमिनेशन लिस्ट में उसका नाम भी मौजूद था और चूंकि हर कोई सेरेमनी को अटेंड करने वाला था तो कुछ देर में उन्हें अपने आप ये बात पता चलने ही वाली थी। क्या सीईओ ने खुद तुम्हें नॉमिनेट किया? हर कोई शॉक्ड था। राघव बेचारा परेशान हो उठा। वो कोई ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि अकेले में वो कृतिका को अपने लिए गए डिसीजन को लेकर एक्सप्लेन कर सके, ताकि उस लड़की के मन में ये बात ना आए कि कहीं उसने ऐसा उसके प्यार को ठुकराने के लिए बदला लेने के नजरिए से तो नहीं किया। लेकिन अब अचानक से उसने जब कृतिका के नॉमिनेशन की बात सुनी तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो सच में कोई बुरा इंसान है। हाँ, आप सब तो जानते ही हैं कि हर साल गोल्ड फिंगर अवार्ड के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाने वाले नॉमिनेशन के अलावा एक नॉमिनेशन सीईओ खुद अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये देखने के बाद कि राघव सर ने बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट नहीं किया है तो उन्होंने अपनी तरफ से मुझे नॉमिनेट कर दिया, कृतिका ने एक्सप्लेन किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अनामिका ने खुशी से कृतिका को गले लगा लिया। हर किसी को कृतिका के टैलेंट पर भरोसा था, इसलिए किसी को उसके और निखिल के रिलेशन को लेकर कोई शक नहीं हुआ। इसके अलावा सूरज आहूजा के लिए तैयार किए गए कृतिका के कम्पैक्ट प्लान पर निखिल पर्सनली नजर रखे हुए था। शायद ऐसा करने के लिए जतिन आहूजा ने निखिल को कहा होगा। कहीं भी क्यों नहीं, आखिर कृतिका की वजह से उसके भतीजे का कमबैक वापस से इंडस्ट्री में हो पा रहा था। शायद इसकी सलाह डायरेक्टर जतिन आहूजा ने सीईओ सर को दी होगी। वो नहीं चाहते होंगे कि तुम इस अवार्ड को जीतने का इतना अच्छा मौका मिस कर दो, अजय ने एक राहत भरी सांस लेते हुए कहा। कुछ देर पहले तक उन्हें कृतिका पर तरस आ रहा था कि बेचारी को पता नहीं ये मौका फिर मिलेगा भी या नहीं, लेकिन उन सबको क्या मालूम था कि कृतिका तो पहले दिन से ही इस कॉन्टेस्ट में नॉमिनेटेड थी। वो सब उसके लिए बहुत खुश थे। ये बस राघव था जिसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली जो भी हो रहा था वो उसकी समझ से बाहर की बात थी।
अभी तक रुखसार अपनी ड्रेस चेंज कर वापस नहीं आई थी। ये देखकर अनामिका ने सभी को सलाह दी, ऐसा करते हैं, हम सब रुखसार को कृतिका के नॉमिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। कृतिका, तुम भी उसे कुछ मत बताना। जैसे ही सेरेमनी में पार्टिसिपेंट्स के तौर पर तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा, तब देखना गुस्से से वो अपनी बाल नोच लेगी। इन कुछ दिनों में बहुत टींग मारने लगी थी वो। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम भगवान अपने आप कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। वो एक नंबर की नकचड़ी है। सागर ने सबसे पहले अनामिका की बात से अग्री किया। वहां सबके सामने जब कृतिका का नाम अनाउंस होगा, तब उसका लटका हुआ चेहरा देखने के लायक होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। हम में से कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। अजय ने सागर और अनामिका दोनों की बात पर सहमति जताई। कृतिका ने कभी नहीं सोचा था कि डिपार्टमेंट के सीनियर्स इस तरह से उसे सपोर्ट करेंगे। ये जानकर कि उन्हें भी यही लग रहा था कि उसके साथ गलत किया गया है। कृतिका ने उनकी बात मानते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है। अभी एक्साइटमेंट में वो लोग बात कर ही रहे थे कि रुखसार एक सुंदर सी पार्टी वेयर गाउन पहने हुए वहां आ पहुंची। चलते वक्त उसने अपने स्कर्ट को आगे से थोड़ा सा उठाया हुआ था ताकि उसे चलने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही वो उन सबके सामने आई, अनामिका और बाकी सभी ने तुरंत आपस में बात करना बंद कर दिया। ये देखते ही रुखसार ने उन बातों को याद किया जब कृतिका कंपनी में पहली बार आई थी। उस वक्त सभी उसे नापसंद कर रहे थे। जब भी वो सब कुछ भी डिस्कस कर रहे होते थे और उस वक्त अगर अचानक से कृतिका उनके सामने आ जाती थी, तो वे एकदम से चुपचाप होकर वापस अपने काम पर लौट जाते थे। आज वैसा ही कुछ उसके साथ हो रहा था। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उसने जोर से अपना मुंह ऐठा। उसके बाद वो उनके करीब आने लगी। हर किसी का ध्यान उसकी गाउन पर था। उसका पिछला हिस्सा जमीन पर काफी फैला हुआ था। ये कुछ इस तरह की ड्रेस थी जिसे किसी एक्ट्रेस को रेड कार्पेट पर पहनना चाहिए था। उस ड्रेस में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जिस ओकेजन के लिए वो सब जा रहे थे, वहाँ इस ड्रेस की कोई वैल्यू नहीं थी। इतनी भड़कीली ड्रेस पहनने के बाद एंड में अगर उसे अवार्ड नहीं मिला तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उसे ही होने वाली थी। क्या अब हम चल सकते हैं? राघव ने रुखसार से सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। अब आपको कौन रोक रहा है? रुखसार ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। उसकी बात पर बिना हंसे राघव ने सभी से कहा। वैसे रुखसार की ड्रेस सच में कुछ ज्यादा ही भड़कीली थी। कंपनी की बिल्डिंग में वॉक करने के दौरान वो जिस भी तरफ जा रहे थे, सारे के सारे लोगों का ध्यान उसी की तरफ जा रहा था। बाकी के कलीग्स को ये बड़ा ही ऑकवर्ड लगा। राघव भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था, इसलिए उसने अपनी चाल तेज कर दी। रुखसार के साथ चल रहे सभी कलीग्स ने भी उससे थोड़ी दूरी बना ली, इस डर से कहीं वे उसकी ड्रेस पर चढ़ न जाए। लेकिन रुखसार को ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसे एडमायर करते हुए देख रहा है। ये ख्याल आते ही उसका सीना चौड़ा और चौड़ा हो गया और उसकी चाल में थोड़ी अकड़ भी आ गई। सागर जो उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, उसने अनामिका और कृतिका के करीब आकर धीरे से कहा, चलो अच्छा है, ऑफिस आवर के बाद आज झाड़ू लगाने वालों को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि झाड़ू लगाने का आधा काम तो इसकी ड्रेस ही कर दे रही है। अनामिका और कृतिका दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। अजय ने तुरंत सागर को अपनी तरफ खींचा। बस लड़कियों को जोक सुनाओ, हमें नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सागर ने जो अभी अभी अनामिका और कृतिका से कहा था, वो बात उसे भी बता दी। बात एक कान से दूसरे कान तक जाती रही और बीच बीच में हर कोई खिलखिलाकर हंसता रहा। बेचारी रुखसार सोचती रह गई कि वो लोग हंस क्यों रहे हैं, लेकिन घूर कर उन्हें गुस्से से देखने के सिवा कुछ कर नहीं सकती थी वो। कंपनी बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस के पास आने पर उन्हें वहां अनुपम खड़ा दिखाई दिया। अनुपम सर? हैरान राघव तेजी से उनके पास गया। आप क्या हमारे आने का वेट कर रहे थे? हाँ, सीईओ ने मुझे आप सबको ये बताने के लिए कहा है कि वो भी आज आप सबके साथ सेरेमनी में जाएंगे। अनुपम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी बात सुन बाकी वर्कर्स हैरान हो गए। साथ ही उन्हें खुशी भी हुई, क्योंकि ऐसा मौका उन्हें फिर शायद ही कभी मिलने वाला था। लेकिन राघव को फिर से कुछ अजीब लगने लगा।
पहले तो कभी सीईओ उन लोगों के साथ किसी फंक्शन को अटेंड करने नहीं जाते थे। ऐसा क्यों था कि इस साल वो लगातार दूसरी बार किसी फंक्शन में अपने एम्प्लॉयज के साथ जा रहे थे? लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में अनुपम से कुछ कहता, अनुपम ने कहा, सीईओ आ रहे हैं। जब सभी ने पलटकर देखा तो उन्हें निखिल तेज कदमों से उनकी तरफ आता दिखाई दिया। आई एम सॉरी, कुछ जरूरी काम आ जाने के कारण मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। निखिल ने वहां पहुंचते ही देर से आने के लिए उन सबसे माफी मांगी। सभी को एक साथ सॉरी कहने के बाद निखिल वापस से अपने कड़क रौबदार रूप में आ गया, जो कि कृतिका के साथ प्राइवेट में उसके बिहेवियर से एकदम ऑपोजिट था। सॉरी की कोई जरूरत नहीं सर, आप लेट नहीं हैं, हम बस अभी तुरंत यहाँ आए हैं। इससे पहले कि राघव अपने सीईओ को वेलकम करता, रुखसार ने बाजी मारकर उसकी चापलूसी शुरू कर दी। वैसे पीआर डिपार्टमेंट का हर एम्प्लॉय इस वक्त उसकी ड्रेस की वजह से उससे नफरत कर रहा था। ये बात उन सब के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। जब निखिल ने गुस्सैल नजरों से उसे देखा तो उसे हैरान करते हुए रुखसार कुछ इस तरह से खड़ी हुई थी कि उस ड्रेस में उसकी कॉलर बोन खुलकर निखिल के सामने आ गई। लेकिन इस एक झलक के बाद निखिल ने दोबारा उसे एक बार तक नहीं देखा। उसे लेकर उसके एक्सप्रेशन बड़े पत्थर दिल टाइप्स के थे। अगर सभी यहाँ मौजूद हैं तो हमें चलना चाहिए फिर, कहते हुए निखिल एंट्रेंस गेट से सबसे पहले बाहर निकला। रुखसार की बच्चों वाली हरकतें अब अनामिका के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने धीमी आवाज में उससे कहा, रुखसार, अभी जो लुक तुमने सीईओ सर को दिखाया था उसमें तुम बहुत ही बुरी लग रही थी। हालांकि उसकी बात सुनकर रुखसार काफी शर्मिंदा महसूस करने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने ये मानने से इनकार कर दिया। मैंने क्या गलत किया? हम्म, अनामिका ने जोर से अपना मुंह ऐठा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रुखसार कितनी बेवकूफ है, जिसे ये भी नहीं पता कि उसने अभी अभी क्या गलत किया था। वो समझ गई कि रुखसार किसी भैंस की तरह थी जिसके सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं था। बाहर आने पर उन्हें सामने एक लग्जरी बस दिखाई दी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अनुपम ने उन सभी के एक साथ जाने के लिए किसी बस का इंतजाम किया होगा। निखिल सबसे पहले बस के अंदर गया। अनुपम बस के दरवाजे पर ही खड़ा रहा ताकि बाकी सभी उससे पहले अंदर जा सके। जब राघव बस के अंदर आया तो उसने सोचा कि निखिल के बगल वाली सीट पर जरूर अनुपम बैठेगा, इसलिए वो उस सीट के एक रो पीछे वाली सीट पर जा बैठा। अंदर आते हुए बाकी लोगों ने भी यही सोचा जो राघव ने सोचा था। अनामिका और अजय एक साथ बैठ गए, जबकि सागर ने उसी रो की सिंगल सीट पर कब्जा जमा लिया। वैसे भी वो रुखसार के साथ नहीं बैठना चाहता था। उसे सिंगल सीट पर बैठते देख रुखसार गुर्रा उठी। क्या वो बदतमीज लड़का ये सोच रहा था कि वो उसके साथ बैठेगी? हाँ, निखिल के बगल वाली सीट को खाली देख उसे भी यही लगा कि वहाँ अनुपम बैठेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहादुरी दिखाते हुए उसने उससे सवाल किया, सीईओ सर, आपके बगल में तो कोई नहीं बैठा है ना? निखिल ने अपना सिर उठाकर नफरत भरी नजरों से उसे देखा। ठीक उसी पल राघव को भी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो जोर से चिल्लाया, रुखसार, जाओ जाकर पीछे बैठो। लेकिन पीछे की तो कोई सीट खाली नहीं है, रुखसार ने मीठी आवाज में नाटक करते हुए कहा। निखिल को उसकी हरकतें एकदम से बेहुदा लग रही थी। उसने मन में सोचा, ये लड़की तो प्रियंका और मधुलिका से भी ज्यादा गई गुजरी है। अंधी हो क्या? सागर ने बस की खाली सीटों की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। इतनी सारी सीट खाली तो है, ये कुछ ज्यादा ही एम्बैरेसिंग था। क्या उसे सीईओ सर के सामने ही ऐसी बेहुदा हरकतें करनी थी? क्या होगा अगर सीईओ को लगे कि उसका डिपार्टमेंट इसी तरह के घटिया लोगों से भरा पड़ा है? राघव मन ही मन अपने डिपार्टमेंट की रेपुटेशन को लेकर फिक्र कर रहा था। ठीक उसी वक्त अजय ने बस में एंटर किया और रुखसार को आगे बढ़ने के लिए कहा। बीच रास्ते में खड़ी होकर क्या कर रही हो तुम? चलो जल्दी से आगे बढ़ो। उसकी रिक्वेस्ट के बाद भी जब निखिल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया तो शर्मिंदगी में अपना सिर झुकाए हुए रुखसार तेज कदमों के साथ आगे बढ़ गई। सीईओ के साथ ना बैठ पाने को लेकर सभी आपस में उसका मजाक उड़ाने लगे। वो गुस्से से उन्हें घूरते हुए आगे बढ़ी, लेकिन किसे पता था कि उस लंबी ड्रेस के कारण उसके पैर आपस में फंस जाएंगे। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं पाई और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी।
हालांकि बाकी के कलीग्स उसके गिरने की जगह के दाएं बाएं बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी अपना हाथ बढ़ाकर उसे थामने की कोशिश नहीं की। जिस तरह की बेशर्मी रुखसार ने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, क्या उसके बाद भी उसके कलीग्स को एहसास नहीं होता कि वो एक्चुअल में सीईओ को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? उसने प्रियंका के साथ मिलकर कृतिका की रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश की, और ठीक उसके बाद उसने खुद अभी अभी सबके सामने सीईओ को सिड्यूस करने की कोशिश की। कितनी बेशर्म है ये लड़की। उसकी हरकतों से शायद सीईओ को ऐसा लग सकता था कि पीआर डिपार्टमेंट में बाकी के कलीग्स भी ऐसे ही हैं। अपने डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय को शर्मिंदा करने के बाद भी क्या वो ये उम्मीद कर रही थी कि उनमें से कोई भी उठने में उसकी हेल्प करेगा? रुखसार का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उठकर खड़े होने की कोशिश में अपनी ड्रेस में उलझकर वो फिर से नीचे जा गिरी। किसी की हेल्प ना मिलने के कारण उठकर खड़ी होने की जगह वो किसी तरह बगल वाली टू सीटर पर जा बैठी। वैसे उसकी लाचारी का मजा ले रहे सभी एम्प्लॉय तब शॉक्ड हो गए जब उन्होंने अनुपम को निखिल के बगल वाली सीट पर बैठने की जगह आगे बढ़ते हुए देखा। पीछे की सीट की तरफ अनुपम को आता देख रुखसार ने अपनी ड्रेस को फैलाकर अपनी बगल वाली सीट को कवर कर लिया ताकि अनुपम वहां ना बैठ सके। ये देख अनुपम उसकी बेवकूफी पर हंस पड़ा। वो उसके पास बैठने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि वो उसके साथ बैठे, लेकिन उसके एटीट्यूड के कारण उसने उसे सबक सिखाने का मन बनाया और उसके पास जाकर उसकी ड्रेस के ऊपर से ही उस सीट पर बैठ गया। रुखसार की 30,000 की ड्रेस पर अनुपम ने अपनी तशरीफ टिका दी थी। गुस्से से उसने अनुपम को घूर कर देखा, लेकिन अनुपम को उसके गुस्से से कोई लेना देना नहीं था। उसने चुपचाप अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उस पर टेंपल रन खेलने में बिजी हो गया। कृतिका सबसे आखिर में बस में चढ़ी। ऐसा नहीं था कि उसने ये जानबूझकर किया था। सच तो ये था कि अनुपम ने जानबूझकर उसे अपनी बातों में उलझाए रखा, जिसके कारण वो दोनों सबसे लास्ट में बस के अंदर आए। यहाँ भी उस पागल ने अजीब सी बात कही। हर बार तो लोग कह देते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन खड़े खड़े मेरे पैर में अचानक से दर्द हो उठा है, इसलिए इस बार जेंट्स फर्स्ट। इतना कहकर वो तेजी से बस के अंदर आ गया। जब कृतिका बस के अंदर आई तो उसने देखा कि बस में निखिल के बगल वाली सीट को छोड़कर बाकी कोई भी सीट खाली नहीं है। तभी अपने फोन से नजर हटाते हुए निखिल ने कृतिका की तरफ देखा, जो उसके पास ही खड़ी थी। फिर उसने पूछा, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? कृतिका ने गुस्से से अनुपम की तरफ देखा, जो सबकी नजरें बचाकर उसे ही देख रहा था। जैसे ही गुस्से से आग उगलती कृतिका की आंखें उसकी आंखों से टकराए, डर के मारे उसके हाथ से उसका मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। डर से घबराए हुए अनुपम को देख कृतिका धीरे से हंस पड़ी। वो आगे बढ़कर देखना चाह रही थी कि बैक साइड में कोई सीट खाली है या नहीं, लेकिन तभी उसे निखिल की आवाज सुनाई दी, शायद पीछे सारी सीट्स फुल हो गई हैं, तुम चाहो तो मेरे साथ बैठ सकती हो। निखिल ने अपनी बगल वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। पीछे बैठी रुखसार ने जब ये देखा तो वो गुस्से से बौखला उठी। अगर उसे पता होता कि सबसे लास्ट में बस के अंदर आने पर उसे अपने आप ही निखिल के बगल में बैठने का मौका मिल जाता, तो वो जानबूझकर सबसे लास्ट में ही अंदर आती। लेकिन जो हरकत उसने थोड़ी देर पहले की थी, उससे सभी को एहसास हो गया था कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी। कृतिका शांति से निखिल के बगल में बैठ गई। राघव जस्ट उन दोनों के पीछे बैठा हुआ था। उसे फिर से कुछ अजीब सा लगा। पीछे की तरफ से उन दोनों को एक साथ बैठे देख उसे दिल ही दिल में लगा कि ये जोड़ी दिखने में एकदम परफेक्ट लग रही है। फिर उसने जोर से अपना सिर हिलाया और अपनी ही सोची बात को नकार दिया। शायद आज उसकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जो उसने उन दोनों को एक जोड़े के रूप में दिल ही दिल में परफेक्ट समझ लिया था। क्या तुम आज रात के लिए नर्वस फील कर रही हो? निखिल ने हल्के से अपने सिर को घुमाते हुए कृतिका से सवाल किया। उसके लिए उसका प्यार उसकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। थोड़ा बहुत। मुझे नहीं पता कि मुझे अवार्ड मिलेगा या नहीं, लेकिन इसके लिए नॉमिनेट होकर भी मैं बहुत खुश हूँ, कृतिका ने रिप्लाई किया। अगर उसे अवार्ड मिलता तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझती,
लेकिन अगर उसे ये अवार्ड नहीं मिलता है तो भी वो कुछ हारने वाली नहीं थी। जो कि रुखसार बस के अंदर सबसे आखिरी रो में बैठी हुई थी, इसलिए उसे उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। और तो और उसे अब तक ये भी नहीं पता चला था कि कृतिका भी बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है। इधर कृतिका की बातें सुनकर निखिल मुस्कुरा उठा। वो महसूस कर रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कृतिका का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहता था। जैसे अभी इस वक्त भी उसका माइंडसेट काफी अच्छा था। वो अभी कितनी यंग है, इसके बावजूद भी वो कितनी मैच्योर थी। रात को अवार्ड सेरेमनी रिवर रेस्ट्रो बार में होने वाली थी। बस रिवर रेस्ट्रो बार के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। उसके बाद सभी बस से बाहर आ गए। चलो चलकर पहले सभी कुछ खा लेते हैं, सेरेमनी में भूखे जाना ठीक नहीं, निखिल ने सभी को एड्रेस करते हुए कहा। हर कोई सरप्राइज था कि निखिल अपने एम्प्लॉयज का कितना ख्याल रखता है। लेकिन सच तो यह था कि निखिल को उन लोगों के खाने ना खाने से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस कृतिका की चिंता थी कि वो भूखी ना रहे। इस वक्त बाकी लोगों को फायदा बस कृतिका की वजह से हो रहा था। अनुपम की शातिर दिमाग की वजह से रेस्टोरेंट के अंदर भी कृतिका को निखिल के साथ टेबल शेयर करना पड़ा। ये सब देखकर रुखसार खून का घूंट पीकर रह गई। आखिर कृतिका की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? जो भी डिशेस निखिल ने सभी के लिए ऑर्डर की थी, वो सब कृतिका के पसंद के थे। फर्क बस इतना था कि ये बात सिर्फ निखिल और कृतिका जान रहे थे, बाकी और कोई नहीं। सीईओ सर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि कंपनी ने मुझे बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। खुद को इग्नोर किए जाने के कारण उदास रुखसार ने निखिल के अटेंशन पाने की कोशिश की। ये कंपनी का मुझ पर भरोसा है, जो साबित करता है कि मैं काबिल वर्कर हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अवार्ड मुझे ही मिले।